नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। मुझे सोने दो, अफसरों से क्यों गुहार लगा रहा, वीआईपी कोठरी में बंद रेप का आरोपी संजय। 46 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहा पीएम मोदी का प्लेन, पाक मीडिया के दावे से खलबली। लापरवाही का नतीजा, कोलकाता रेप कांड पर पीएम मोदी का बयान। मंत्री पर अभद्र बयान देने वाले कर्मचारी माफ़ी मांगे, जितेंद्र। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू, कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी मोहर। बांग्लादेश में फैल रही भारत की विदेश नीति, पीएनपी नेता ने उगला जहर, कहा संबंधों में सुधार नहीं आसान। मुंबई में डी कंपनी की तर्ज पर दिल्ली में बी कंपनी ज्वेलरी शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग, मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। प्राइवेट पार्ट पर घाव, सर पर चोट, चेन्नई में 6 महीनों की बेटी से पिता ने ही कर दिया यौन शोषण। जमानत पर छूटे बलात्कार आरोपी से परेशान होकर नाबालिगा ने की खुदकुशी। राहुल अखिलेश की इस मांग पर चिराग पासवान ने खुलकर किया समर्थन, फिर दिखाया एनडीए से अलग रुख। अब समाचार विस्तार से। वो अब एक पल की नींद के लिए तरस रहा है। सीबीआई की लगातार पूछताछ की वजह से बेचैन है। रातें करवटें बदलते बीत रही है। यह हालात कोलकाता रेप मामले के मुख्य आरोपी संजय राय का। पुलिस इस मामले में उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उस पर सवालों की बौछार जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में वो अभी कई और बड़े खुलासे कर सकता है। इन सब के बीच सीबीआई की जांच सबूतों पर भी टिकी है, जो पुलिस ने आरोपी के पास से पहले ही सीज किए थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में 53 में से 40 सबूतों पर भूमिका बेहद अहम हो सकती है। सीबीआई को फिलहाल फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। सीबीआई ने जिन 40 सबूतों की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उनमें घटना वाले दिन रात 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच घटनास्थल से इकट्ठा किए गए अंडरगारमेंट्स और आरोपी की चप्पल समेत और कई अहम सबूतों को सीज किया था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल का डाटा भी क्लोन किया है। साथ ही आरोपी ने उस रात जो कपड़े और हेलमेट पहना था, वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगली खबर, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और भारत के बीच हाल के वर्षों में तनावपूर्ण और कूटनीतिक संबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पोलैंड से नई दिल्ली लौटते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। विमानन से जुड़े सूत्रों ने शनिवार को पाकिस्तानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जियो न्यूज़ को इसकी जानकारी दी गई। पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है कि भारत ने पीएम मोदी को लेकर एक विमान पोलैंड से नई दिल्ली लौटते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का विमान 10:15 बजे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और 40 मिनट बिताने के बाद 11:01 बजे वापस चला गया। सूत्रों ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री का विमान चित्राल के रास्ते पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और भारत के अमृतसर में दाखिल होने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर का हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से गुजरा। अगली खबर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ममता सरकार पर जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। शोषित कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए। मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में इस बात को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। शोभित कोई भी हो, किसी भी रूप में मदद नहीं मिलनी चाहिए और मदद करने वाले भी बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। यह पाप अक्षम्य है। अरे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर जीवन की और नारी गरिमा की रक्षा ये समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हमारा बड़ा दायित्व है। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानून को भी लगातार सख्त कर रही है। अगली खबर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं हिमडा बोर्ड के निदेशक जितेंद्र चंदेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है। सत्ता में आते ही सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू किया। अब कर्मचारी जो वित्तीय मांग कर रहे हैं,
उसे भी सरकार देने में मना नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सरकार के आय के संसाधन जुटाने के लिए आर्थिक सुधार कर रही है। परिधेय गरीब बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जितेंद्र चंदेल ने कहा कि 7% महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें भी भाजपा सरकार से विरासत में मिला था, लेकिन तब कर्मचारियों ने एरियर की मांग नहीं की। कुछ पूर्व कर्मचारी नेता आज प्रदेश सरकार पर बयान दे रहे हैं, लेकिन जब एनपीएस लागू हुई तो उन मुद्दों पर उनके मुंह बंद थे, क्योंकि उन्हें भविष्य के कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। मंत्री राजेश धर्माणी पर अभद्र बयान देने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप में माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी नेता हद में रहें, राजनीति चमकाने के लिए बेतुके बयान न दे। सरकार सभी का ध्यान रख रही है। कर्मचारियों की मांगों पर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। बैठक में राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई टैक्सियों की खरीद के लिए 10% मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त वितरण करने के उपरांत 3 माह के भीतर 50% उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा के डाडासीबा में नया उपमंडल पुलिस कार्यालय व आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने, संसारपुर, टेरिस व मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। देहरा जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने, इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में एक नया जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। अगली खबर, बांग्लादेश में आंतरिक कलह को देखा गया है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। इस कारण बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बांग्लादेश के प्रति भारत की आधिकारिक नीति पूरी तरह से फैल रही है। उनके मुताबिक नीति को बनाने में शक्तिशाली सिविल सेवक, सेवानिवृत्त राजनयिक, विचारक और पत्रकार शामिल थे, जिन्होंने जमीन पर राजनीतिक नब्ज को महसूस किए बिना सुरक्षा को प्राथमिकता दी। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के विदेशी मामलों के सेल के प्रमुख अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी ने भारत से बांग्लादेश के प्रचलित लोकप्रिय भावनाओं की सराहना करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि बांग्लादेश में पिछले दशक में सभी 3 चुनाव धोखाधड़ी वाले थे, जहां भारत ने एक समर्थक की भूमिका निभाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो भारत बांग्लादेश संबंधों को ठीक होने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि बांग्लादेश के मामले में इस इकोसिस्टम ने एक कहानी बनाई कि अगर शेख हसीना सत्ता में रही तो बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला जाएगा। अगर हसीना नहीं होती तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। भारत को इस मानसिकता से बाहर आना होगा, साउथ ब्लॉक को जागना होगा। अगली खबर, दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शनिवार को अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज़ से व्यस्त सड़क और भीड़भाड़ वाला इलाका गूंज उठा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाकर फायरिंग की। दिल्ली के 4 बड़े गैंगस्टर मिलकर वी कंपनी चला रहे हैं, जो ज्वेलरी शोरूम के मालिकों से मोटी रंगदारी की मांग करते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बदमाशों ने मुखर्जी नगर के भीड़भाड़ वाले इलाके में 6 राउंड फायरिंग कर ज्वेलरी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश फायरिंग के बाद मौके पर पर्ची देकर फरार हो गए।
पर्ची में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने की बात लिखी हुई थी। सूत्रों के अनुसार उस पर्ची के ऊपर बी गैंग लिखा हुआ था। साथ ही उसमें लिखा था कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपये दो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगली खबर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक जघन्य और शर्म से में डूबने वाली घटना सामने आई है। चेन्नई पुलिस ने बताया कि पुलियानथोप में अपनी 6 महीने की बेटी का यौन शोषण आरोप में 45 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स पर पोक्सो एक्ट लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलियानथोप में पत्नी और 6 महीने की बेटी के साथ रहता था। दरअसल शुक्रवार को बच्चे के सिर में चोट लग गई। इसके बाद उसकी मां उसे एमोर स्थित सरकारी बाल स्वास्थ्य एवं अस्पताल में ले गई। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की तो उसके गुप्तांगों पर घाव पाए गए। इसके बाद डॉक्टरों ने इस बात की बाल कल्याण समिति के अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने जांच के बाद पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने बताया कि शुरू में तो आरोपी ने दुष्कर्म करने से इनकार किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वह टूट गया और वह अपना गुनाह कबूल कर रोने लग पड़ा। अगली खबर, महाराष्ट्र में एक नाबालिग ने जमानत पर छूटे बलात्कार के आरोपी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ये घटना सतारा की है। दहीबड़ी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक तस्लीम मोहम्मद खान नाम के युवक ने साल भर पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। तब शिकायत मिलने पर सतारा शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तस्लीम खान को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले वो जमानत पर छूट गया और उसने नाबालिग को फ़ोन कर परेशान करना शुरू कर दिया। नाबालिग ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया तो दूसरे नंबर से फ़ोन कर धमकाने लगा। उसने नाबालिग के परिवार वालों को मारने की धमकी दी, जिससे घबराकर नाबालिग लड़की ने 24 अगस्त को खुदकुशी कर ली। अब दहीबड़ी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी तस्लीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। यौन उत्पीड़न की घटना 12 और 13 अगस्त की है। स्कूल के शौचालय के सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे ने बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया। घटना सामने आने के बाद ठाणे में भारी विरोध हुआ। बदलापुर के लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरते नजर आए। पूरे प्रदेश में मांग हो रही है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में जांच समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, वहीं छानबीन जारी है। अगली खबर, केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर एनडीए विचारधारा से अलग रहकर बयान दिया है। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया प्रमुख अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनावों में उठा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर ऐसी राय रख चुके हैं। वहीं बीते दिनों ने उन्होंने लेटरल एंट्री वाले बयान पर भी मुखर विरोध जताया था। रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज रांची में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर में हमारी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था। मुझे फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पासवान ने चर्चित लेटरेड अध्यक्ष चुना गया है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।